जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे स्वच्छंद आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम राहुल उपाध्याय है और आज 72वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए मैं इतिहास के कुछ बड़े अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये वो प्रश्न हैं जो आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और इन प्रश्नों को आप सुनेंगे, देखेंगे और इनका उत्तर बताएंगे, जिससे मुझे इस बात का अंदाजा भी लगेगा कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है। तो आइए बिना देर किए हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जल्दी जल्दी से आप सभी लोग इन प्रश्नों के उत्तर को देखें और बताएं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको पढ़ेंगे और आप उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। हु वाज द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ पोर्चुगीज कॉलोनी इन इंडिया? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसरॉय भारत में कौन था? मेरे दोस्तों, आप अच्छी तरह जानते हैं कि भारत में 5 यूरोपीय कंपनियां आई थी। कौन कौन आए भारत में? तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि भारत आने वाले यूरोपियों में सबसे पहले अगर हम बात करें एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, भारत में यूरोपियों के आगमन के बारे में अगर बात की जाए तो मेरे दोस्तों आप जानेंगे भारत आने वाले यूरोपियों में सबसे पहले थे पोर्चुगीज, पुर्तगाली। पुर्तगालियों के बाद भारत आए थे डच। आप जानते हैं नीदरलैंड या हॉलैंड के लोगों को डच कहा जाता है। फिर तीसरे नंबर पर ब्रिटिश आए, अंग्रेज। फिर आगमन हुआ डेन्स का, डेनमार्क के लोग। और लास्ट में भारत आए थे फ्रेंच, या आप कहें फ्रांसीसी। इन यूरोपियों के भारत आने का मुख्य मकसद था भारत में व्यापार, ट्रेड करना, भारत में व्यापार करना इनका उद्देश्य था। लेकिन इनमें से अंग्रेजों ने हमें अपना गुलाम बना लिया। अगर हम वापस अपने क्वेश्चन की तरफ चलें, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे और आप सब जानते हैं कि पुर्तगालियों की तरफ से भारत आने वाला सबसे पहला व्यक्ति था वास्को डी गामा। 17 मई 1498 को पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से 90 दिन की समुद्री यात्रा करके केरल के कालीकट बंदरगाह पर कप्पक डाबू नामक जगह पर वास्को डी गामा पहुंचा था। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि वास्को डी गामा का जो स्वागत किया वो वहां के एक स्थानीय शासक थे जेमोरिन। जेमोरिन ने माला वाला पहनाकर इसका स्वागत कर लिया। एक साल लगभग वास्को डी गामा भारत में रहा और 1499 में वास्को डी गामा भारत से वापस गया। आया था केरल के कालीकट बंदरगाह पर, लेकिन जब यहां से गया तो यहां से ये गया गोवा बंदरगाह से। लेकिन जब यहां से गया तो आप जानेंगे यहां से वो काली मिर्च लेकर गया, ब्लैक पेपर, काली मिर्च ले गया। और कहा जाता है कि जब उसने उस काली मिर्च को यूरोपीय बाजार में बेचा तो आने जाने का खर्चा काट कर 60 गुने का मुनाफा हो गया। यानी कि अगर आने जाने में 1 लाख खर्चा हुआ है तो वो खर्चा काट दो, 60 लाख का तो सिर्फ मुनाफा हुआ। नतीजा ये हुआ, पुर्तगालियों को ये बात आकर्षित कर गई कि भारत की एक छोटी सी चीज अगर हमें इतना मुनाफा दे सकती है तो सोचो पूरे भारत से हमें कितना मुनाफा मिलेगा। परिणाम, वापस आया वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में। और आप जानेंगे कि 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में पहली फैक्ट्री लगा ली थी। और पुर्तगालियों की भारत में पहली फैक्ट्री लगी कहां पर? कोचीन में। 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में पहली फैक्ट्री लगा ली और फिर आप जानेंगे पुर्तगालियों का भारत में आया गवर्नर। आपको मैं बता दूं, 1505 से लेकर 1509 तक, 1505 से 1509 पुर्तगालियों का फर्स्ट गवर्नर, पहला गवर्नर आया कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा।
फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आता है, और मेरे प्यारे बच्चों आप जानेंगे कि यही फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था जिसने एक पॉलिसी चलाई थी। इस पे पूछा जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी? तो आप जानेंगे कि पुर्तगाली जो थे ये पानी में बहुत ताकतवर थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरे के पूरे अरेबियन ओशियन से भारत आए थे, अरब सागर से भारत आए थे। इन्होंने पूरे अरब सागर पर कब्जा कर लिया। इन्होंने किसी और को भारत में घुसने नहीं दिया। 100 साल तक पुर्तगालियों ने किसी और को हिंदुस्तान में एंट्री ही नहीं लेने दी। पुर्तगालियों को ही कहा जाता है, आप ये बात भी समझते हुए चलना, पोर्चुगीज पुर्तगालियों को ही कहा जाता है लॉर्ड ऑफ ओशियन, या आप कहें सागर का स्वामी। पुर्तगालियों को ही कहते हैं सागर का स्वामी। तो पहला गवर्नर कौन है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है। पुर्तगालियों का पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है। चलो अब वापस हम अपने प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा प्रश्न था, हु वाज द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ द पोर्चुगीज कॉलोनी? तो मेरे प्यारे बच्चों अल्मीडा। सी आंसर करेक्ट है, सी सही है। बी बताया है किसने? चांदनी ने। चांदनी बच्चे बी नहीं, सी आंसर करेक्ट होगा। और मैं आपको बता दूं, एक तरफ जहां अल्मीडा था, अल्मीडा के मरने के बाद फिर 1509 से लेकर 1515 एक और गवर्नर आया जिसको कहा गया अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो था उसी को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा गया, क्योंकि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ही भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का विस्तार किया। 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने अपनी राजधानी कोचीन को बनाया, और 1510 में उसने गोवा पर आक्रमण किया और गोवा को अपने अधीन कर लिया। और आपको बता दें, उसी ने अपने नाम पर आमों की खेती शुरू करवाई थी, अल्फांसो आम। आज महाराष्ट्र के रत्नागिरी में अल्फांसो आम बहुत फेमस होते हैं। आपसे प्रश्न पूछ लेते हैं कि भारत में किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपने नाम पर एक आमों की खेती शुरू करवाई थी? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था वो, इसके बाद आया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब आप चलेंगे। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? जल्दी जल्दी बताओ। डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या अंग्रेज, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु आपको मैं बताता चलूं, पुर्तगाली करते थे, पोर्चुगीज, पुर्तगाली। पुर्तगाली पानी में बहुत ताकतवर थे, डकैती लूटमार सब करते थे ये। पोर्चुगीज मुगलों के जहाजों से भी ये टैक्स वसूलते थे, मुगलों के भी जहाजों से ये टैक्स वसूलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे अब हम। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? जल्दी बताइए। वेयर डिड द ब्रिटिश एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया इन 1613? बताओ। गोवा में, बंगाल में, या आरकोट में, या सूरत में? तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को बताते चलूं कि अंग्रेजों की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को बन गई थी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई वो अकबर के कार्यकाल में हुई थी। लेकिन अगर कंपनी को भारत में व्यापार करना है तो अनुमति तो चाहिए ही, बिना परमिशन के आप भारत में व्यापार नहीं कर सकते। अनुमति लेने के लिए 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस आया था। उस समय भारत में मुगल बादशाह की गद्दी पर जहांगीर विराजमान थे। जहांगीर ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी थी, और अंग्रेजों ने अपनी पहली टेम्परेरी फैक्ट्री 1611 में मसूलीपट्टनम में लगाई थी। लेकिन अगर बात परमानेंट फैक्ट्री की जाए तो 1613 में पहली परमानेंट फैक्ट्री अंग्रेजों की सूरत में लगी थी। द राइट आंसर इज सूरत। अंग्रेजों की पहली परमानेंट फैक्ट्री सूरत में लगती है। करेक्ट आंसर। और चांदनी ने इसका उत्तर दिया है, चांदनी परफेक्ट आंसर बच्चे, बिल्कुल सही आंसर। आओ। अंग्रेज तब तक शांति से बैठे रहे जब तक मुगल ताकतवर रहे।
और आप जानते हैं मुगलों में अंतिम ताकतवर मुगल बादशाह था औरंगजेब। 1658 में औरंगजेब गद्दी पर बैठा था और 1707 तक लगभग 49 साल औरंगजेब का राज चला था। लेकिन जब 1707 में औरंगजेब मर गया तो औरंगजेब के मरने के बाद कोई भी ताकतवर आदमी गद्दी पर नहीं बैठा। 11 लोग और गद्दी पर बैठे, बट वो योग्य नहीं थे, वो मुगल प्रशासन को संभाल ही नहीं पाए और मुगल एम्पायर ताश के पत्तों की तरह ढहने लग गया। कहते हैं इतिहासकार कि फिर अंग्रेजों ने अपनी शक्तियों को बढ़ाना शुरू कर दिया और मात्र औरंगजेब के मरने के 50-52 सालों के बाद 1707 में औरंगजेब मरा है और आप जानते हैं 1757 मात्र 50 साल बाद प्लासी का युद्ध हुआ और प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया और रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल पर कब्जा कर लिया और वहां से ब्रिटिश डोमिनेंस शुरू हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अब हम। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? स्वाली का युद्ध जहांगीर के कार्यकाल में हुआ था 1612 में। 1612 में स्वाली का युद्ध हुआ अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में। थॉमस बेस्ट था। बी करेक्ट आंसर, थॉमस बेस्ट। बी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड जितेंद्र। आइए, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बताया आपको कि भारत आने वाले यूरोपियों में पहले पुर्तगाली थे, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेंस और फ्रेंच। लेकिन आगे चलकर ना पुर्तगालियों ने क्या किया, अपनी राजकुमारी की शादी, कैथरीन ब्रिगेंजा की शादी 1661 में अंग्रेजों के राजकुमार प्रिंस चार्ल्स से कर दी। पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए, पुर्तगाली सेफ हो गए। और पुर्तगाली देश से गायब हो गए। उसके बाद डच जो थे, अंग्रेजों ने डचों को मार भगाया। 1750 आप जानेंगे 1759 बैटल ऑफ बेदरा हुआ, डच भी रेस से आउट हो गए। डेन्स लगभग 1845 में खुद अपना व्यापार बेचकर अंग्रेजों को चले गए। तो कुल मिलाकर दो ताकतवर लोग बचे, एक पुर्तगाली और एक अंग्रेज और एक फ्रेंच। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ाई हुई जिसको कहा गया एंग्लो फ्रेंच वार। और आप जानेंगे उसी को कहा जाता है कर्नाटक वार भी।
क्षमा करेंगे, मैं उम्मीद करूंगा कि अब आवाज बिल्कुल ठीक होगी। चलिए मैं दोबारा से बताता हूं, अब आवाज बिल्कुल ठीक होगी। इस क्वेश्चन को हम दोबारा से समझते हैं। आप जानते हैं कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में 3 लड़ाइयां हुई, जिसको एंग्लो फ्रेंच वार कहा गया या आप कहें कर्नाटक युद्ध कहा गया। सबसे पहला कर्नाटक वार जो था, आप जानते हैं 1746 से 48 तक था। और उस कर्नाटक वार का जो मेन रीजन था वो था ऑस्ट्रिया पर जंग, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की जंग। ऑस्ट्रिया के शासक के मरने के बाद अंग्रेज भी चाहते थे ऑस्ट्रिया पर कब्जा करना, और फ्रांसीसी भी चाहते थे। ये तो मेन रीजन था, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। लेकिन तत्कालिक कारण जो था वो था फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। अंग्रेजों ने फ्रेंच शिप्स को लूटा, अधिग्रहण किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे अब हम। 1707 प्रसिद्ध वांडीवाश का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता ही रहा था। देखो, जो फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वार हुआ, पहला आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, वो 1746 से 48 तक हुआ। और आपको बता दें, इसमें फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वार में एक संधि हुई, वो पूछी जाती है आपसे, एक्सला चैपले की संधि। इसके बाद अगले ही साल 1749 से लेकर 54 तक दूसरा एंग्लो फ्रेंच वार हुआ। और दूसरा एंग्लो फ्रेंच वार के तहत संधि हुई कौन सी? पौंडुचेरी की, पौंडुचेरी की संधि हुई। उसके बाद 1756 से लेकर 63, 1756 से 63 तक थर्ड एंग्लो फ्रेंच वार हुआ, तीसरा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुआ। और इसी तीसरे आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के दौरान 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में एक बहुत ही फेमस युद्ध हुआ, बैटल ऑफ वांडीवाश। ये जो 1760 के वांडीवाश के युद्ध की बात हो रही है, ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच की बात है। इस लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया था। वांडीवाश के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया, और ये बात क्लियर हो गई कि हिंदुस्तान पर अब राज अंग्रेजों का ही होगा। वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे अब हम। नेक्स्ट, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। ये आपके बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी बताएं। बताइए जल्दी जल्दी मेरे दोस्तों, कमेंट करते चलो, आप बताते चलो। आइडेंटिफाई द रीजन फ्रॉम विच यूरोपियंस ऑब्टेन द बेस्ट साल्टपेटर एंड ओपियम। कहां से मिलेगा इन्हें अफीम? गजब, किस बच्चे ने बताया है ये? आदिशक्ति, आदिशक्ति, आदिशक्ति कह रहे हैं सर अवर बिहार। बिल्कुल सही आदिशक्ति, हमारा बिहार, हमारे बिहार से ही मिलता था इनको अफीम और शोरा। करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया आंसर है, शाबाश। नेक्स्ट, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? अफीम को अंग्रेज क्या करते थे? स्मगल करते थे चाइनीज को। ये पूरा एक नेक्सस चलाते थे, अफीम यहां से बिहार में उगाते थे हमारे, चाइनीज को एक्सपोर्ट करते थे ये। विच रीजन ऑफ इंडिया वाज फेमस फॉर ओपियम प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? तो सिंपल सा आंसर है बिहार। ओपियम का प्रोडक्शन कहां से हो रहा है? तो हमारे बिहार से हो रहा है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? बताएं। व्हाट वाज द मेन इकोनॉमिकल बेसिस ऑफ द ट्रायंगुलर ट्रेड बिटवीन इंडिया, चाइना एंड इंग्लैंड? तो सिंपल सी बात है,
हम अभी बात कर ही रहे हैं इस मुद्दे पर। अफीम, ओपियम। बीपीएससी 2024 70वीं बीपीएससी का क्वेश्चन था ये, 70वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया, गुड। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे अब हम। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैं बता दूं, इतिहास में ना कुछ युद्ध बड़े ही फेमस हो गए, जैसे प्लासी का युद्ध। 1757 प्लासी का युद्ध इसलिए फेमस हो गया क्योंकि उसी युद्ध के बाद हिंदुस्तान में कब्जा अंग्रेजों का शुरू हो गया। प्लासी की लड़ाई के बाद आप जानते हैं 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ, जिसमें मराठा हार गए। और मराठों का हारना कहीं ना कहीं अंग्रेजों के लिए एक संकेत था कि अब मराठा शक्ति भी खत्म हो गई है। उसके बाद 1764 और 1764 में बक्सर का युद्ध। और आप जानते हैं कि बक्सर की लड़ाई इसलिए फेमस हुई क्योंकि तीन बड़े बड़े लोग हिंदुस्तान के एक साथ मिलकर लड़े। हिंदुस्तान के मुगल बादशाह थे शाह आलम सेकंड, और आप जानते ही हैं बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला। तीनों लोग एक साथ मिलकर लड़ते हैं और एक साथ मिलकर लड़ने के बाद भी हार जाते हैं। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो, अंग्रेज जीत जाते हैं। बक्सर की लड़ाई के बाद 1765 में हुई ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। आप जानते हैं इलाहाबाद की संधि हुई कब? 1765 में। और इलाहाबाद की संधि के तहत ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स वसूलने के अधिकार, दीवानी राइट्स अंग्रेजों को मिल गए थे। 1765 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे अब हम। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? बताओ। इनकाउंटर बाबा, आदिशक्ति, राधिका, बताओ जल्दी जल्दी आंसर बताइए। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? आफ्टर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, whom did Robert Clive appointed as a deputy दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद? मोहम्मद रजा खान, शताब राय, राय दुर्लभ, सैयद गुलाम हुसैन। तो आप जानेंगे मोहम्मद रजा खान। ए बिल्कुल सही, एनकाउंटर बाबा बिल्कुल सही, रजा खान करेक्ट है। शाबाश, आदिशक्ति बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे अब हम। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। एम्परर शाह आलम टू ग्रांटेड द दीवानी रेवेन्यू राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी हमने इस पर बात की। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और 1765, 12 अगस्त 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, और इसी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स वसूलने के अधिकार, दीवानी अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हो गए। ये आंसर बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। आदिशक्ति करेक्ट है, बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अब हम। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए 1765 में हमने बात की ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, बंगाल, बिहार, उड़ीसा से राइट्स मिल गए अंग्रेजों को। फिर 1765 से लेकर 1772 तक, 1765 से 72 तक आपको पता होना चाहिए, ये जो रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव अप्लाइड डायरकी इन बंगाल। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लगा दिया था, और इसी द्वैध शासन को कहा जाता है भारत की लूट।
इसी पीरियड को कहते हैं क्या, भारत की लूट कहते हैं। और ये लगाने वाला कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। करेक्ट आंसर है रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हास्टिंग नहीं बच्चे, ये वॉरेन हास्टिंग कौन बता रहा है, एनकाउंटर बाबा। गलत आंसर है बच्चे, द राइट आंसर इज रॉबर्ट क्लाइव। सही आंसर है हमारा क्या, रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे अब हम। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया। ब्रिटिश मैनेज टू रूल ओवर इंडिया फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड। भाई सिंपल सी बात है, अंग्रेज हमारे यहाँ अगर राज कर रहे थे तो सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिसी पर राज कर रहे थे, और वो पॉलिसी क्या थी, डिवाइड एंड रूल। वो पॉलिसी थी इनकी डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो। सही आंसर है क्या, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो। करेक्ट है। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी क्या बनाई। आप जानते हैं मैसूर। जब भी मैसूर का जिक्र आता है तो सबसे पहले जहन में नाम आता है हैदर अली का, और उन्हीं हैदर अली के बेटे थे टीपू सुल्तान। साउथ में एक वंश चल रहा था, वाडियार वंश। वाडियार वंश के राजा थे चिक्का कृष्ण राज, और उन्हीं चिक्का कृष्ण राज का एक सेनापति था नंजराज, और नंजराज के ही एक सिपाही थे हैदर अली। लेकिन हैदर अली बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी थे, और हैदर अली को एक बात समझ में आ चुकी थी कि अंग्रेज जिस प्रकार डोमिनेंस बढ़ा रहे हैं, आज नहीं तो कल अंग्रेज मैसूर पर भी कब्जा करेंगे। हैदर अली ने डिंडीगुल नामक जगह पर लगभग 1755 के आसपास डिंडीगुल में फ्रांसीसियों की मदद से आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कर दी थी। और जैसा कि उनको उम्मीद थी अंग्रेज हमला करेंगे, और अंग्रेजों ने हमला किया भी था। नतीजा आप जानते हैं, एंग्लो मैसूर वार हुआ था। और आपको मैं बताता चलूं कि 4 लड़ाइयां अंग्रेजों और मैसूर के बीच में हुई थी, जिसको एंग्लो मैसूर वार कहते हैं। दूसरी लड़ाई जब चल रही थी उसी समय हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, और हैदर अली के मरने के बाद गद्दी पर बैठे थे उनके बेटे टीपू सुल्तान, और इनकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। करेक्ट है, ए बिल्कुल सही आंसर है। वाह वेरी गुड। वर्ष डैश में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि हुई। मैं बता दूं आपको, पहला युद्ध जो हुआ एंग्लो मैसूर वार 1767 से 69 के बीच में पहला युद्ध हुआ, जिसमें मद्रास की संधि हुई थी। 1780 से 84 तक दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें मंगलौर की संधि हुई थी। 90 से 92 तक तीसरा युद्ध हुआ, श्री रंगपट्टनम की संधि हुई थी। और 1799 में टीपू सुल्तान की तो मृत्यु हो गई थी, और मैसूर की सहायक संधि हुई थी। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है मंगलोर की संधि। मंगलोर की संधि सेकंड एंग्लो मैसूर वार के दौरान हुई। कब होएगी भाई, सिंपल सी बात है, 84 में, 1784 में। सही आंसर देने वाले बच्चों में नाम है आदि शक्ति का, अंबिका का भी नाम सही, अमिताभ, अमिताभ, अमित भास्कर, अच्छा अमित भास्कर है। वेरी गुड, शाबाश। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे अब हम। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि पर किसके श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी। तो मैंने अभी आपको बताया, श्रीरंगपट्टनम की संधि तीसरे एंग्लो मैसूर वार के तहत हुई थी टीपू सुल्तान के साथ।
श्रीरंगपट्टनम की संधि थर्ड एंग्लो मैसूर वार के तहत हुई 1792 ईस्वी में टीपू सुल्तान के साथ। करेक्ट आंसर है टीपू सुल्तान। महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहां से प्राप्त किया? तो आप जानते हैं कि कोहिनूर इतिहास में बड़ा एक मनहूस हीरा माना गया है। कोहिनूर के बारे में कहा जाता है कि कोहिनूर सबसे पहले गोलकुंडा की खदानों से निकला था और वहां प्रताप रुद्रदेव को मिला था। जब दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था तो उसी अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति हुआ करता था मलिक काफूर। मलिक काफूर ने लगभग 1308 ईस्वी में वारंगल पर हमला किया था। काकती वंश के राजा प्रताप रुद्रदेव से कोहिनूर छीना था और अलाउद्दीन खिलजी को कोहिनूर मिला। इसके बाद ये कोहिनूर ऐसे एक एक करके अलग अलग शासकों के पास जाता रहा। कभी बाबर के बेटे हुमायूं के पास गया तो फिर कभी आगे चलकर शाहजहां के पास गया और शाहजहां ने उस कोहिनूर को अपने तख्ते ताउस में जड़वा दिया। ऐसे ही फिर आगे हिंदुस्तान पर हमला हुआ अहमद शाह अब्दाली का। और अहमद शाह अब्दाली से पहले आपको मैं बता दूं, एक से बढ़कर एक लुटेरे हिंदुस्तान आते थे और 1739 में नादिर शाह हिंदुस्तान आया था। और नादिर शाह जब आया तो हिंदुस्तान का मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था और मोहम्मद शाह रंगीला से नादिर ने तख्त ताउसी छीन लिया था और कोहिनूर लेकर चला गया था। ऐसे ही कोहिनूर घूमता रहा था इधर उधर। और दुर्रानी वंश का ही एक शासक था शाह सुजा दुर्रानी और इसी शाह सुजा दुर्रानी से वापस कोहिनूर छीना था रणजीत सिंह ने। शाह सुजा दुर्रानी बिल्कुल सही आंसर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे अब हम। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया था जब हिंदुस्तान में वायसराय की गद्दी पर था कौन? हिंदुस्तान में वायसराय की गद्दी पर था लॉर्ड कर्जन। कर्जन के कार्यकाल में ही 1900 में 1900 में पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया था। वेरी गुड आदिशक्ति, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर ऑफ द पंजाब हिंदू सभा एस्टैब्लिश? 1905, 1915, 1909 या 1917? जल्दी बताओ। तो मेरे दोस्तों आप जानते रहेंगे पंजाब हिंदू सभा की स्थापना 1909 में हुई थी। करेक्ट है।